एन्यूरिज्म, ठीक है। व्हाट इज एन्यूरिज्म? एन्यूरिज्म का सिंपल आप याद रख लो कि बलून लाइक डायलेशन ऑफ अ वेसल, उसको हम क्या कह देते हैं? एन्यूरिज्म। तो अब आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल ये एक वेसल जा रही थी, ये एक वेसल जा रही थी, इसकी क्या हुई? बलून लाइक डायलेशन होगी, तो इसका हमने क्या नेम दे दिया? एन्यूरिज्म। ठीक हो गया। या आप इसको कह सकते हो यू शेप्ड डायलेशन। इसको ये देखो यू शेप्ड डायलेशन है ना, तो मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है, बंदे को नहीं याद रहती, इतनी टर्म्स होती हैं। तो ये एनयू में क्या आ रहा है? यू आ रहा है, मतलब यू पे काफी जोर बन रहा है, एन्यूरिज्म। ठीक है, तो ये देखो यू शेप्ड क्या होगी? है बलून लाइक डायलेशन होगी, है किसकी? आपकी ब्लड वेसल की। अब अगर तो हो ये सिर्फ एक साइड पे हो, इसकी दो टाइप्स होती हैं, इसकी दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी साइड पे डायलेशन हो रही है। अगर तो सिर्फ एक साइड पे डायलेशन हो रही है, एक वेसल वॉल में, आपको पता है ना वेसल की दो वॉल होती है, अगर तो सिर्फ एक वॉल में हो रही है तो उसको हम सेक्युलर एन्यूरिज्म कह देंगे। अगर क्या है कि दोनों वॉल्स में हो रही है, मींस के ये जो डायलेशन है इस वाली वॉल में भी हो रही है, इस वाली वॉल में भी हो रही है, तो इसको हमने नेम दे दिया फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। ठीक हो गया जी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ किसके? आपकी कहाँ पे डायलेशन हो रही है, अगर दोनों साइड पे हो रही है या एक साइड पे हो रही है, उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। देन आगे चल रहे हैं। अब देखो आप लोग खुद सोचो कि ये जो डायलेशन हो रही होगी ये क्यों हो सकती है? नॉर्मली अगर तो देखो ये वेसल है, तो ये नॉर्मली तो नहीं ना डायलेट करेगी, इस तरह की डायलेशन इसमें नहीं। इट मींस कि ये वेसल की वॉल क्या हो गई है? वीक हो गई है। ठीक है, तो अब देखो वेसल की वॉल वीक कब हो सकती है? वेसल की व्हील जो वॉल है ना, वो वीक उसी केस में हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है कि जनाब एथ्रोस्क्लेरोसिस हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एथ्रोस्क्लेरोसिस हो आपकी ना, ये आपको पता है ये कौन सी इंटीमल लेयर होती है? ये आई मैं लिख देता हूँ। देन आपको पता है नीचे क्या होता है? मीडिया होता है, और सबसे बाहर क्या होता है? एडवेंटिशिया होता है। और इधर आपकी ऑक्सीजन होती है जिसने जो जा रही होती है ब्लड के थ्रू। अब देखो ये जो आपकी ब्लड वॉल है उसको कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा? जाहिर सी बात है, इसमें भी तो सेल्स हैं, इन्हें भी तो जिंदा रहने के लिए कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो आपकी ब्लड की वेसल वॉल है इसको ऑक्सीजन थोड़ी तो इधर डिफ्यूज करके आ रही होती है, मींस के डायरेक्टली इधर डिफ्यूज करके आ जाएगी जो पास पास में पार्ट होगा, लेकिन जो आउटर पार्ट है उसको ऑक्सीजन उधर से डिफ्यूजन के थ्रू नहीं पहुंच सकती। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने क्या मैकेनिज्म रखा, हमारी नेचर ने क्या मैकेनिज्म रखा कि ये जो होता है कौन सा? आपका एडवेंटिशिया, इसमें इस तरह करके ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं वेजा वेजोरम। वट आर वेजा वेजोरम? वो ब्लड वेसल जो आपकी ब्लड की वेसल की वॉल को सप्लाई कर रही है। देखो जो ब्लड वेसल होती है वो सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, लेकिन इस बेचारी खुद को भी तो चाहिए ना ब्लड सप्लाई, तो वो कौन सप्लाई कर रहा होता है? आपकी वेजा वेजोरम सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि ये वेसल की वॉल वीक क्यों है। वेसल की वॉल एक तो इस केस में वीक हो सकती है कि फॉर एग्जांपल क्या हो कि ये जो आपका एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक है ये बन जाए, तो ये देखो अब इधर से ऑक्सीजन डिफ्यूज करने के लिए क्या है कि फासला ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अब ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम होगी तो ये जो सेल्स हैं इन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। जब इन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता मरना स्टार्ट हो जाना जाएंगे, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब देखो ये वीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से वेसल डायलेट हो जाएगी, मीन के ये जो इस तरह करके नॉर्मल थी अब ये क्या हो जाएगी? इस तरह का ये इसमें डायलेशन आ जाएगी। ठीक हो गया जी। देन आगे देखते हैं। एक केस हमने देख लिया कि बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहा था? डिक्रीज डिफ्यूजन हो रही थी। डिक्रीज डिफ्यूजन किसकी वजह से हो रही थी? एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो मोस्ट कॉमन कौन सी आ गई हमारे पास? एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो ये अगर आपसे पूछे कि एओर्टिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, तो वो क्या होता है? एथ्रोस्क्लेरोसिस। देन सेकंड आ गया कि अगर क्या हो ये जो आपकी आर्टरीज है वेजा विजोरम है, अगर ये जो वेजा विजोरम है इधर से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो वेजा विजोरम भी तो इस तरह करके क्या है, मैं इनको ये इधर एक वेजा विजोरम बना दी ना, तो ये भी तो इस तरह करके ब्लड वेसल ही है। अब क्या हो कि इधर इनका इनकी वॉल की थिकनिंग हो जाए, इनकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, इनकी वॉल में आके हायालिन डिपॉजिट हो जाए, या इनकी हाइपर प्लास्टिक ये वाले पंगे हो जाए, कहाँ के ये वाले इनमें इनकी वॉल में आके हायालिन डिपॉजिट हो जाए, या इनकी वॉल में आके हाइपरप्लेजिया हो जाए, तो देखो इनका भी तो ल्यूमन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो जब कम होगा तो जाहिर सी बात है ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगी, इनसे भी तो कम ब्लड फ्लो होगा। तो सेकंड काज क्या आ गई कि अगर आपकी वेजा जोरम ब्लॉक हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपको एन्यूरिज्म हो सकती है। जाहिर सी बात है कम ब्लड फ्लो और आपकी वेसल की वॉल वीक हो जाएगी। तो ये जो वेजा जोरम है इनका हायालिन या हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा होता था? मोस्टली किसकी वजह से हो रहा होता है? हाइपर टेंशन की वजह से। हमने कल ही तो पढ़ा है। तो ये एक मींस के वेजा जोरम के ब्लॉक होने का काज क्या आ गया?
हाइपरटेंशन। सेकंड क्या आ गया, इट मींस के हाइपरटेंशन भी काज करवाएगा किसको, एन्यूरिज्म को, ठीक हो गया ना। देन आ गया आपका कि थर्ड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो आपकी वेजा वेजोरम है ना, ये एक और कंडीशन में ब्लॉक हो सकती है। अगर क्या हो कि इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनकी वेसल वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो आपको पता है ये फॉर एग्जांपल इधर से वेसल वॉल की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये ब्लॉक हो जाएगी, आगे इधर से ब्लड जा सकेगा इस वाले रास्ते से, नहीं जा सकेगा। तो ये वाली हमारी वेसल को ब्लड मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा, तो वेसल की वॉल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना। तो जब वीक हो गई तो जाहिर सी बात है इसमें एन्यूरिज्म। तो ये वाली कंडीशन किस में हो रही होती है, मींस के जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है वेसल वॉल की एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो वो हो रहा होता है टर्शियरी सिफिलिस में। किसमें, टर्शियरी सिफिलिस में। टर्शियरी सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये किन लोगों दूसरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से, ठीक है। और ये जो ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से टर्शियरी सिफिलिस होता है, इसमें मोस्टली आपका जो पेशेंट होगा ना, वो सबसे पहले इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड। सबसे पहले सोर्स से बनते हैं, मींस के इस तरह ना रफ सी आपकी स्किन हो जाएगी, सोर्स बनेंगे। देन इसकी सेकंड स्टेज आती है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आपका जो ये इन्वॉल्व कर लेता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। और ये वाली स्टेज फ्रॉम फर्स्ट स्टेज से इन्फेक्शन वाले स्टेज में आने के लिए तकरीबन 20 to 30 ईयर्स लग जाते हैं। टर्शरी स्टेज तक आने के लिए तकरीबन 20 to 30 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब कौन सी आ जाए टर्शरी स्टेज, तो ये क्या करवा सकता है हमारे वेजा वजोरम को, ओब्लिटरेटिव। ओब्लिटरेटिव मींस के ये क्या है, ओब्लिटरेट कर रहा है इनको, बंदिश कर रहा है। एंड आर्टराइटिस इनकी क्या करवा रहा है, इन्फ्लेमेशन करवा रहा है वॉल्स की, ठीक है, किसकी, वेजा वेजोरम की। तो आपको पता है जब इनकी क्या हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुई, तो आगे हमारी ये जो वॉल है इसको ब्लड नहीं मिल सकता, और एन्यूरिज्म। इट मींस के जो टर्शियरी सिफिलिस है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, नहीं, टर्शियरी सिफिलिस किसके साथ एसोसिएटेड है, एन्यूरिज्म के साथ एसोसिएटेड है। इसने वॉल को वीक कर दिया। तो ये आपके पास 3 प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जो मैंने आप लोगों को तीनों प्रॉब्लम्स बताई हैं, सब में क्या हो रहा था कि आपकी वेसल की वॉल वीक हो रही थी बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक हो गया जी। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि ये जो वेसल की वॉल वीक हो रही थी, ये क्यों हो रही थी, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। देन एक और काज आपने जो याद रखना है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जनाब ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में क्या होगा कि ये जो वॉल होगी ये इसमें इंटीमा होता है, देन आ गया आपका मीडिया एंड देन एडवेंटिशिया। तो ये भी एक टिश्यू की बनी हुई है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, इलास्टिन भी होगा, ठीक है, स्मूथ मसल्स भी होते हैं, कोलेजन भी होते हैं। तो अगर क्या हो कि ये जो इसके अंदर इलास्टिन वगैरह है वो ना प्रॉपर बने, इसके अंदर जो कोलेजन है वो ना प्रॉपर बने, इट मींस के हमारा जो पाइप था वो प्रॉपर सही बना ही नहीं, फैक्ट्री ने उसको सही बनाया ही नहीं। तो अगर ये सही ना बने तो फिर भी तो ये वॉल वीक हो सकती है ना। तो थर्ड काज आपके पास कौन सी आ गई कि अगर की वेसल की वॉल ही वीक हो, वो सही बनी ही ना हो, तो वो किस में होता है, वो होता है जनाब मार्फन सिंड्रोम में, जिसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। तो इधर आपका कनेक्टिव टिश्यू था, मीडिया में इलास्टिन वगैरह प्रेजेंट था, तो ये जो मार्फन सिंड्रोम होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं सही बन रहा होता। तो जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं बन रहा होगा तो आपकी वॉल प्रॉपर बन सकेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगी। देन एक और सिंड्रोम आपने याद रखनी है, एलर डानलोस सिंड्रोम। एहलर डानलोस सिंड्रोम, इसमें क्या होगा कि ये वाली जो सिंड्रोम है इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि आपका कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वेसल्स की वॉल सही नहीं बन सकेंगी और उनकी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगी। इनका जो मैंने याद रखा हुआ है कि ये जो मार्फन सिंड्रोम होती है इसमें बंदा बहुत ज्यादा लंबा आपको मिलेगा, और ये जो एहलर डानलोस सिंड्रोम होती है इसमें जो बंदा होगा ना उसकी स्किन बहुत ज्यादा लचकदार होगी, बहुत ज्यादा इलास्टिक होगी। ये हमने अभी डिटेल से नहीं पढ़ना, लेकिन फिलहाल जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मार्फन सिंड्रोम है और एहलर डानलोस सिंड्रोम है इनमें कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉब्लम होता है। कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉब्लम होता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी वेसल की वॉल प्रॉपर मजबूत नहीं बन रही। अगर जिसने एमएलई करना है उसने मार्फन सिंड्रोम में याद रख लेना है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो फाइब्रिलिन की आ रही होती है। किसमें प्रॉब्लम आ रही है आपकी, फाइब्रिलिन में म्यूटेशन आ रही होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर इलास्टिन नहीं बनता, ठीक है। जब इलास्टिन नहीं बनेगा तो ये आपकी वेसल की वॉल प्रॉपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी काजेज क्या करवा रही थी, एओर्टिक एन्यूरिज्म करवा रही थी। अब हमने बस इसको पढ़ना है। लोकलाइज्ड पैथोलॉजिकल डायलेशन ऑफ द एओर्टा, एओर्टा की क्या हो रही है, डायलेशन हो रही है। अब इसकी ना दो टाइप्स हैं, एक थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, एक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो ये नेम से ही जाहिर कर रही है, थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म मींस के थोरेसिक एओर्टा में होगी, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की मींस के
एब्डोमिनल एओर्टा में होगी। तो अब हम जरा इधर फॉर एग्जांपल अगर बनाते हैं एओर्टा को, लेकिन उसने खुद ही बनाई हुई है तो हमें जरूरत ही नहीं। तो ये आपको पता है इस तरह करके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, जो इधर ऊपर जा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा। देन जो इस तरह करके जो आर्च बन रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा। एंड देन ये जो नीचे डिसेंड कर रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा। लेकिन जो डिसेंडिंग एओर्टा है, इस डिसेंडिंग एओर्टा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक जो ऊपर वाला जो आपके थोरैक्स में होगा, ठीक है, थोरैक्स रीजन में जो होगा उसको हम थोरैसिक एओर्टा कह देंगे, उसको हम क्या कह देंगे, थोरैसिक एओर्टा। और जो नीचे वाला होगा उसको हम कह देंगे एब्डोमिनल, मींस के जो आपके एब्डोमेन में होगा उसको हम कह देंगे एब्डोमिनल एओर्टा। अब देखो इसी बेस पे अगर तो थोरैसिक एओर्टा में डायलेशन हो रही है तो उसको उसने नेम दे दिया थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर एब्डोमिनल एओर्टा में हो रही है तो उसको उसने नेम दे दिया एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। और जो आपने चीज इसमें याद रखनी है वो ये कि जो थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म है ये मोस्टली होगी इसकी वजह से, ये जो टर्शियरी सिफिलिस की वजह से। और भी काजेज, बाकी सारी काजेज आएंगी, लेकिन ये मोस्टली किसकी वजह से होगी, टर्शियरी सिफिलिस की वजह से। और जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है ये मोस्टली होगी आपकी एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो ये उसने इधर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं भी लिखा हुआ तो ये आपने इधर लिख लेना है कि ये मोस्टली किसकी वजह से होगी, एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ये दो तो की रिस्क फैक्टर्स हो गए इन दोनों के। देन आगे हम इसको पढ़ते हैं कि थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अच्छा जी, एसोसिएटेड विद सिस्टिक मेडियल डीजनरेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो वेसल वॉल होती है फॉर एग्जांपल इस तरह करके, इसमें क्या होता है, इंटीमा होता है, देन क्या होता है, मीडिया होता है, और देन क्या होता है, एडवेंटिशिया। तो ये जो थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म है इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इधर जो है ना आपका मीडिया, इसमें सिस्ट बन रही है, ठीक है, एंड देन फाइब्रोसिस हो रही है। तो इसको वो कह रहा है सिस्टिक मेडियल डीजनरेशन। मींस के ये जो आपका मीडिया है उसमें क्या है कि पानी की थैलियां सी बन रही हैं, सिस्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फील्ड पॉकेट। तो फ्लूइड फील्ड पॉकेट्स बन रही हैं तो जाहिर सी बात है ये जो आपका क्या कहते हैं मीडिया वो वीक हो जाएगा ना। आपको पता है जब तक नॉर्मल टिश्यू है वो चीज ठीक है, जब तक नॉर्मल टिश्यू, जब नॉर्मल टिश्यू नहीं होगा वो चीज खराब हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिस्ट बन रही होती है, इसकी डीजनरेशन हो रही होती है। तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, सिस्टिक मेडियल डीजनरेशन। कहीं पे वो आपको टर्म यूज करेगा मिक्सोमेटस मेडियल डीजनरेशन। मिक्सोमेटस का मतलब होता है सॉफ्ट, तो ये सिस्ट भी क्या होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ही होती हैं, फ्लूइड फील्ड थैलियां होती हैं। तो ये भी आपने जिसने एमएलई करना है वो ये टर्म भी साथ में लिख सकता है, मिक्सोमेटस मेडियल डीजनरेशन, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है किसमें, थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में। तो अब देखो इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से थे, रिस्क फैक्टर सबसे मेन कॉमन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन सा, टर्शियरी सिफिलिस। देन और कौन से आगे, वही आपका हाइपरटेंशन आ गया जनाब, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व आ गया, देन आ गया कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में कौन सी है, मार्फन सिंड्रोम एंड एहलर डानलोस सिंड्रोम। एंड देन आ गया टर्शियरी सिफिलिस। एंड अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म होगी, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या अराइज करेगा, आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होगा, तो ये आप देखते हैं। अब हम इसको ना डायलेट करते हैं। तो आपको पता है इधर क्या होता है, एओर्टा कहाँ से निकल रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये मैंने बना दिया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इधर कौन सा वाल्व होता है, इधर एओर्टिक वॉल्व होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान कौन सा वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व। तो अब मैं क्या करूं कि ये जो एओर्टा निकल रहा था बाहर, फॉर एग्जांपल ये जो एओर्टा निकल रहा था इसको पकड़ के मैं डायलेट कर दूं, ये जो वेसल है इसको पकड़ के मैं डायलेट कर दूं, तो इसके वाल्व के, ये जो वाल्व थे वो भी तो इसके साथ ही अटैच थे, तो वो भी तो साथ में डायलेट हो जाएंगे, उधर दूर दूर चले जाएंगे ना। इधर से भी डायलेट करता हूं तो ये देखो इसके जो वाल के लीफलेट्स थे वो भी क्या हुए, दूर दूर चले गए। तो अब ये प्रॉपरली बंद हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। तो वाल्व अगर प्रॉपरली बंद ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रीगर्गिटेशन। कौन सा वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, एओर्टिक वाल्व, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, एओर्टिक वाल्व की रीगर्गिटेशन हो सकती है। ठीक हो गया जी। देन और जिसने एमएलई करना है, बल्कि एमएलई नहीं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, एनआरई वालों को भी, वो ये कि देखो आपका क्या हो रहा है कि ये जो थोरैसिक एओर्टा है इसकी इधर से डायलेशन हो रही है। तो मैंने आपको एनाटॉमी वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि इधर से आपकी पीछे से इसोफेगस भी पास कर रही होती है, ठीक है, देन आपका इधर से ट्रैकिया भी पास कर रहा होता है, ठीक है, देन आपका और जनाब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी पास कर रही होती है।
वो इधर से आके ऊपर जा रही होती है। तो अब देखो इसकी क्या हो गई है, डायलेशन हो गई है, आपका थोरेसिक एओर्टा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये इन सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो देखो अगर ये इसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा बंदे को, डिस्फेजिया, गुड, उसको स्वेलविंग में प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये लिख देता हूं कि अगर ये इसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। अगर देखो ये लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को डैमेज करेगा तो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपके लेरिंग्स को सप्लाई कर देगी, और जिस जहां से आपकी आवाज मतलब मेरी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। देन क्या है कि अगर आपका ये ट्रैकिया को, आपके ट्रैकिया को कंप्रेस करता है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कफ भी हो सकती है, लेकिन डिजनिया हो सकता है। उस पेशेंट को क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली डिजनिया मींस के डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे आपने इसमें याद रख लेने हैं। देन जब आप इस पेशेंट का एक्सरे करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाइडेंड मेडिएस्टिनम। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल इधर आपके क्या होते हैं, ये लंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स के दरमियान में आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है, और हार्ट से ऊपर ये सारी वेसल्स निकल रही होती हैं, इधर से ऊपर से इसोफेगस आ रहा होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम। ये सारा स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहेंगे, मेडिएस्टिनम। मींस के लंग्स के दरमियान में जो स्पेस है और इसमें ये जो सारे स्ट्रक्चर, उसको हमने मेडिएस्टिनम कह दिया। तो अब आप इसमें बताओ कि इसमें मेडिएस्टिनम नैरो होगी या क्या दूसरा डायलेटेड होगी? तो आपको पता है डायलेटेड होगी, क्योंकि ये वेसल डायलेट की हुई है। तो इधर से आपको मेडिएस्टिनम क्या मिल जाएगी, एक्सरे पे डायलेटेड इन लार्ज मेडिएस्टिनम मिल जाएगी इस पेशेंट में। और साथ में आपको ट्रैकियल डेविएशन भी मिल सकती है। ट्रैकियल डेविएशन क्यों मिलेगी, वही आपका ट्रैकिया को, ये जो आपकी डायलेशन हुई पड़ी है, ये ट्रैकिया को क्या करेगी, डेविएट कर देगी ना। तो वही आपको ट्रैकियल डेविएशन भी मिल सकती है। ये डिटेल में उसने करना है जिसने एमएलई करना है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म का टॉपिक। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, इसमें मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, मोस्टली जो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी वॉल वीक हो रही होती है। और ये एसोसिएटेड है ट्रांसम्यूरल, मींस के ये तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही है। वो जो थी थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, वो किसको इन्वॉल्व कर रही थी, सिर्फ मीडिया को इन्वॉल्व कर रही थी, उधर सिस्ट वगैरह बन रही थी या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन ये जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ये आपकी तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। मींस के ट्रांसम्यूरल का वर्ड आप जहां पे भी सुन लो, मींस के जो पूरी वॉल है उसकी क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, मींस के इधर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स डिपॉजिट होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो अब देखो ये वाला प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, किस पेशेंट में हो सकता है, तो वही आपने एथरोस्क्लेरोसिस वाले रिस्क फैक्टर्स डाल देने हैं। ठीक है, लेकिन मेनली कौन से, मेनली आपने तीन, एक बड़ा बंदा मोर देन 65 ईयर ऑफ एज का, जो कि सूटे भी लगाता हो और थोड़ा सा मोटा भी हो, तो वो आपने इसमें डाल देना है। ये तीन रिस्क फैक्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। कौन सा पेशेंट क्या करता होगा, टोबैको यूज करता होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन है, टोबैको यूज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वन है। देन सेकंड क्या है कि उसकी एज कितनी होगी, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज का होगा। देन आ गया कि मेल होगा, मैंने आपको बताया ना मोटा बंदा, तो ये क्या होगा, मेल सेक्स होगा। और फैमिली हिस्ट्री में भी उसका क्या है कि एथरोस्क्लेरोसिस की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या एओर्टिक एन्यूरिज्म की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो अब ये वाला पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, तो प्रेजेंट आपको पता है मैस कहाँ पे है, एब्डोमेन में। लेकिन इसका मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि ये जो मोस्टली होता है ना, ये जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होती है, ये मोस्टली कौन से पोर्शन ऑफ एओर्टा को इन्वॉल्व कर रही है। तो ये जब एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा होता है तो आपको पता है इधर से ब्रांचेस निकल जाती हैं इसकी, रीनल आर्टरीज। ये कौन सी निकल रही हैं, रीनल आर्टरीज, जिन्होंने आके आपकी किसको सप्लाई कर देना है, आगे किडनीज को सप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। देन आ गया कि ये जब नीचे जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा, तो ये नीचे ब्रांचेस दे देगा आपकी इलियक आर्टरीज। ये इलियक आर्टरी हैं जिन्होंने आपके लोअर लिम्स को एंड देन जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह को, पेल्विस को सप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो ये जो होगी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ये मोस्टली इन्वॉल्व करेगी ये दरमियान वाले पोर्शन को, मींस के बिफोर बाइफर्केशन एंड आफ्टर रीनल आर्टरीज। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ये मोस्टली इन्वॉल्व करेगी। इस वाले पोर्शन को ये मोस्टली क्यों इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि इधर वेजा विजोरम कम होते हैं। तो आपको पता है वेजा विजोरम ने क्या करना था, ब्लड सप्लाई करना था ना वेसल वॉल को। अब इधर वेजा विजोरम कम है तो जाहिर सी बात है इसके इस्कीमिया होने के, इस वेसल वॉल के इस्कीमिया होने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि इस पेशेंट में ये मोस्टली किसको इन्वॉल्व करेगा, मोस्ट ऑफन इंफ्रा रीनल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजाविजोरम इज रिड्यूस्ड, इनमें क्या होती है, वेजाविजोरम कम होते हैं और इंफ्रारेनल मींस के किडनी के नीचे वाले एरिया को और बाइफरकेशन से ऊपर वाले एरिया को ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो आप देखो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, जब इधर से ब्लड गुजरेगा तो आपको इधर उसके पेशेंट में पल्स से फील होगी ना, ऐसे ही है कि नहीं है, तो आपको क्या मिल जाएगा, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। जब भी इधर से ब्लड गुजरेगा मींस के जब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है प्रेशर बढ़ता होता है, देन जब वेंटिकल रिलैक्स करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो वही जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पल्स फील होगी, जब कम होता है तो वो तो खत्म हो जाती है। तो इस तरह आपको क्या मिल सकता है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस मिल सकता है इस पेशेंट में। लेकिन अगर क्या हो कि ये वाला रप्चर हो जाए, अगर ये आपका वॉल वीक हुई पड़ी है तो जारी सी बात है इधर से रप्चर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगर ये इधर से रप्चर हो जाए तो सारा ब्लड कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, इधर आपके एब्डोमेन में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं है। तो अब देखो इस पेशेंट को अब हाइपरटेंशन होगी या हाइपोटेंशन होगी जब रप्चर हो गया, तो इस पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं उधर से ब्लड निकल रहा है, सारा बाहर जा रहा है, तो पाइप में पानी सारा लीक हो रहा है, तो उसमें प्रेशर कहां से आएगा, तो वही इस पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। और वो हाइपोटेंशन आप फ्लूइड लगाओगे भी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी फ्लूइड लगा रहे हो वो बाहर जा रहा है, सारा जाया हो रहा है। तो इसके लिए वो टर्म यूज करता है रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन होगी इस पेशेंट को, क्या होगी, रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन होगी। देन आगे क्या आप देखो इधर से कोई चीज रप्चर हुई पड़ी है तो जारी सी बात है आपको पेन होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या मिल जाएगी, पेन मिल जाएगी, एब्डोमिनल और बैक पेन मिल जाएगी इस पेशेंट में। तो तीन चीजें आ गई, तीन ट्राइएड आ गई, कौन कौन सी, एक तो पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, दूसरा क्या आ गया अगर ये रप्चर हो गया तो हाइपोटेंशन, थर्ड क्या आ गया कि पेन होगी, तो पेन को है आपको एब्डोमिनल और बैक पेन मिल सकती है। तो वही उसने लिखा है कि मे प्रेजेंट एज एब्डोमिनल मैस पॉइंट टू आउटर, अच्छा इसमें क्या है कि रप्चर में प्रेजेंट एज, अगर रप्चर होगा तो आपको कौन सी ट्राइएड मिल सकती है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, एक्यूट एब्डोमिनल और बैक पेन एंड रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन। अगर रप्चर नहीं होगा तो सिर्फ एक चीज मिलेगी, कौन सी, कौन सी, सिर्फ एक चीज, कौन सा एक सिम्टम मिलेगा, सिर्फ पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस वाला सिम्टम मिलेगा ना, सो गए हो अल्लाह दे बंदे हो। तो सिर्फ पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस वाला सिम्टम आपको इस पेशेंट में मिल